अच्छा जी, आज की क्लास में वी आर बेसिकली गोइंग टू सॉल्व दिस फेब मार्च 2025 आईजीसीएसई पेपर। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो क्या किया था, इसका जो मैंने 15 मार्क वाला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, तो उसको भी लाजमी देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, और ये अभी शायद इंटरनेट के ऊपर अभी अपलोड भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बस एक मिनट देख लेता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और आप लोगों का तक है अवेलेबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कहता है, टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड टू फाइंड अ पीस ऑफ डेटा इन एन एरे। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड टू फाइंड अ पीस ऑफ डेटा इन एन एरे, अगर कोई चीज सर्चिंग परफॉर्म करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो बबल सॉर्ट, काउंटिंग रूटीन, लीनियर सर्च, सिलेक्शन सर्च, तो सिंपली हमारे पास लीनियर सर्च जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको करेंगे। और इसके अलावा टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, द सूडो कोड टू स्टोर अ होटल नेम हेल्ड इन द वेरिएबल नेम टू अ टेक्स्ट फाइल इज, सो अ सूडो कोड टू स्टोर अ होटल नेम हेल्ड इन द वेरिएबल नेम। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल स्टोर करवाना है, मतलब राइट करवाना होता है, तो सिंपली हमारे पास ये वाली कमांड आएगी विच इज राइट फाइल नेम ऑफ अ फाइल। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशन के इनसाइड लिखेंगे, कॉमा डाल के नेम वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फोर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड 5 descriptions are shown. So draw one line from each stage to the most appropriate description. Not all the description will be used. So पहला हमारे पास है identifying the problem and the requirement. So it is analysis phase. ठीक है, टोटल हमारे पास 4 ही फेज होता है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, रिव्यूइंग द फाइनल सॉल्यूशन टू सजेस्ट फर्दर डेवलपमेंट्स। सो यहाँ पे ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, मेकिंग श्योर द प्रोग्राम कोड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट उन्होंने बताया था और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट अगर मैच कर रहा है, तो ये हम टेस्टिंग फेज में देखते हैं। यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड टू प्लान द सॉल्यूशन, तो ये सब हमारा डिजाइनिंग फेज में आता है। यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट अ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास कोडिंग वाले फेज में आता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए कहता है, अ प्रेजेंस चेक इज अ टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक, स्टेट द पर्पस ऑफ अ प्रेजेंस चेक। तो सिंपली प्रेजेंस चेक का काम ये होता है टू चेक दैट द डेटा must be present या must be entered. So it is used to check that the data must be entered या field must not be left empty. Then B part कहता है, a value, B का first part, a value input into a computer system must be an integer, मतलब वो integer value होनी चाहिए। Identifying the validation check used to test whether the value input meets this requirement. So यहाँ पे टाइप चेक आएगा बेसिकली, क्योंकि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि द एंटर्ड वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इट हैज टू बी अ टाइप चेक। देन बी का सेकंड पार्ट कहता है, राइट द सूडो कोड फॉर एन एल्गोरिथम टू अलाउ अ नंबर टू बी इनपुट into an appropriate variable and check whether the number is an integer. If the number is an integer, it is accepted. If the number is not integer, an error message is output. Re-input of the number is required until a valid number is input. तो अगर re-input वाली बात कर रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर
कंडीशन बेस्ड लूप लगाना होगा। और यहाँ पे टाइप चेक वाले अगर आप लेक्चर में जाओ वैलिडेशन वाले, तो मैंने होल नंबर के लिए आपको बताया था कि आप आइदर मॉड यूज कर सकते हो या डिव को भी यूज कर सकते हो या राउंड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, रिपीट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखता हूं आउटपुट, एंटर अ नंबर, एंड सिंपली यहां पर मैं लिखा इनपुट, एंड ओवर हेयर मैं यहाँ पे कोई n नाम का वेरिएबल फॉर एग्जांपल यूज कर लेता हूँ क्योंकि उसने हमें कोई वेरिएबल बताया नहीं है। इसके बाद इफ की कंडीशन लगा रहा हूं मैं जस्ट टू गिव अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। इफ राउंड के थ्रू भी जा सकते हैं और हम इसको जा सकते हैं डिफ के थ्रू भी, तो चलो राउंड के थ्रू कर लेते हैं। इफ राउंड n comma 0, if it is equal to n, sorry, if it is रेजर क्यों नहीं आ रहा, if it is not equal to n, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन इसका मतलब होगा इट इज नॉट अ होल नंबर। तो हम एक एरर मैसेज आउटपुट कर दें, आउटपुट एंटर अ इंटीजर नंबर या होल नंबर, ठीक है, या एंटर एन इंटीजर नंबर। और सिंपली हमने यहाँ एंड इफ दिया और लूप खत्म कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, until round n comma 0 equals to n। अब ये लूप चल किस तरह से रहा है, मतलब ये कोड फॉर एग्जांपल मैंने n की जगह इनपुट किया 2.5, 2.5 इज नॉट एन इंटीजर नंबर, सो राउंड 2.5 कॉमा 0 पे आंसर आ जाएगा 3। मतलब राउंड बेसिकली दो वैल्यूज रिसीव करता है, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है जिस नंबर को हमने पर्टिकुलर क्या नाम है राउंड ऑफ करना होता है, कॉमा डाल के कितनी प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आने चाहिए। तो अगर मैंने 0 लिखा तो उसका मतलब क्या है, 0 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर उसको राउंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास काम करना है। तो राउंड 2.5 कॉमा 0 का आंसर 3 आ जाएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 2.5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंटर एंड इंटीजर नंबर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। until round 2.5 comma 0 का आंसर 3 is equal to 2.5, कंडीशन फॉल्स, दोबारा से गए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने n की जगह 5 इनपुट किया जैसा इंटीजर नंबर या होल नंबर, तो राउंड 5 कॉमा 0 का आंसर 5 ही आएगा। इट इज इफ इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट वी कैन से n, तो क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। until round 5 comma 0 का आंसर है 5 equals to n का आंसर है 5, तो क्या 5 बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू, लूप टर्मिनेट। तो इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल div यूज करता है तो इस जगह पर आप बस ये लिख देना कि div अगर तो n कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इसी तरीके से इस जगह पर आप ये लिख सकते थे div के थ्रू div n कॉमा 1 इक्वल्स टू n। अब देखो div बेसिकली इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता है। तो लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2.5 कॉमा 1 लिखा तो आंसर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। मतलब अगर मैं इसको 2.5 को जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो 1 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2.5 ही आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। बट चूंकि डिव है तो डिव जो है ना पॉइंट से पहले वाला पार्ट बगैर राउंड ऑफ के पिक कर लेता है, तो इसका आंसर होगा 2। और यहाँ पर मैंने n इनपुट करवाया है
तो n की वैल्यू 2.5 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो उसका मतलब एंटर इंटीजर नंबर। बट अगर मैंने 5 इनपुट कराया हुआ होता, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 इनपुट कराया है, तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 5 जा 5 आंसर है, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे इसका आंसर भी 5 आएगा और इसका आंसर भी 5 आएगा, दोनों बराबर है, कंडीशन ट्रू, लूप टर्मिनेट। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सबको क्लियर है? जस्ट थम्स अप दे दो बोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ प्रोग्राम is written to only accept data that contains more than 9 characters। तो हम उसी डेटा को एक्सेप्ट करेंगे which has more than 9 characters। The program needs to be tested। The table when completed shows appropriate test data that matches the type of test data and the purpose of the test data। Complete the table by inserting the missing information। अब यहाँ पे जो टेस्ट डेटा है वो ABC है और वो ये कह रहा था कंटेन 9 कैरेक्टर्स, तो मतलब उसने कम कैरेक्टर्स को टेस्ट करना चाहा। तो टाइप ऑफ टेस्ट डेटा यहाँ पर या तो आप एबनॉर्मल लिख दो या एरोनियस लिख दो, बट आपके सिलेबस में एबनॉर्मल का वर्ड यूज किया था, तो आप यही इसी के साथ जाओ। और इस एबनॉर्मल टेस्ट डेटा का जो पर्पस होता है वो सिंपल ये होता है कि अगर आप कोई भी एबनॉर्मल टेस्ट डेटा इनपुट कराओगे तो जो आपका प्रोग्राम है इट शुड रिजेक्ट दिस वैल्यूज। ठीक है, so it is too short in length, the program must reject these values। ठीक है, या these data या this data लिख देते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ टेस्ट डेटा बाउंड्री है। तो देखो बाउंड्री में हमारे पास हम क्या ले सकते हैं, कोई भी हम नंबर दे देते हैं इसके में हमारे पास 9 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। 9 कैरेक्टर के बाद वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, 10 कैरेक्टर्स दे सकते हैं जिस पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बाउंड्री में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आती हैं। 2 वैल्यूज एक बाउंड्री पे होती हैं जो कि लोअर बाउंड्री पे होती हैं और एक अपर बाउंड्रीज के ऊपर होती हैं। लोअर बाउंड्री पे वैल्यू 9 और 10 आ सकती है, मतलब 9 कैरेक्टर्स और 10 कैरेक्टर्स के नंबर आ सकते हैं। और अपर बाउंड्री के ऊपर जो है वो आपके पास कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास कोई अपर लिमिट तो है नहीं, कोई रेंज तो है नहीं। तो बाउंड्री हाँ तो हमारे पास 9 कैरेक्टर्स आप इनपुट करा दो या 10 कैरेक्टर्स आप इनपुट करा दो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स इनपुट कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल FARAZ, ये होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बाउंड्री वैल्यू में ये है it will basically reject this value, it will reject this value since it is one character short only, short। ठीक है, तो ये टेस्टिंग करने के लिए होता है अगर हम 9 कैरेक्टर्स देते हैं तो वो रिजेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। देन टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम एक्सेप्ट द डेटा दैट इज एन अप्रोप्रिएट लेंथ, तो ये हमारे पास आता है नॉर्मल डेटा, मतलब इसका टाइप ऑफ टेस्ट डेटा हमारे पास है नॉर्मल। अब कोई सा भी नॉर्मल डेटा दे दो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ दे देता हूँ कोई भी नाम दे देता हूँ, अली नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ये एक नॉर्मल सॉरी नॉर्मल अली नहीं आएगा, सॉरी 9 से ऊपर आना चाहिए। तो और नाम देते हैं अली बिलाल, भले स्पेसेस आने कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास
मोर देन 9 कैरेक्टर्स हैं, आप कोई से भी एग्जाम्पल बना लो, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है इसका। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एरर्स identify the line number of 5 errors in the pseudo code and suggest a correction for each error। तो हमारे पास 5 errors को हमने गेट करना है और उसको करेक्ट करके भी लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और ये यूजुअली वही एल्गोरिथम्स होते हैं जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हो, आपने पहले से किया हुआ होता है। तो यहाँ पे दिस सूडो कोड एल्गोरिथम इज इंटेंडेड टू अलाउ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड इन अ 1D अरे। तो मतलब हमने 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को इनपुट कराना है और स्टोर कराना है 1D अरे में। द इंटीजर्स आर एडेड टुगेदर एज देयर इनपुट एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज आइडेंटिफाइड। और हमने इंटीजर्स को ऐड भी करना है, मतलब टोटलिंग भी करनी है as their input and the highest value is identified। और हमने हाईएस्ट जो हाईएस्ट नंबर है उन 1000 में से हमने वो भी आइडेंटिफाई करना है। एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम द हाईएस्ट नंबर, द टोटल एंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स आर आउटपुट। तो मतलब हाईएस्ट है, टोटल है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देखो, डिक्लेयर नंबर्स कॉलन एरे 1 कॉलन 1000 ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। तो एरे की डिक्लेरेशन बिल्कुल सही की हुई है। डिक्लेयर हाईएस्ट कॉलन स्ट्रिंग, एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे नंबर्स में डील हो रहा है और जो हाईएस्ट नंबर होगा वो इंटीजर डेटा टाइप का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है तो इस जगह पर एरर है, सो एरर इज इन। तो जस्ट यहाँ लिख दो लाइन नंबर 2 में एरर है। और इसकी करेक्शन क्या लिखोगे, चाहो तो वर्डिंग में लिख दो, चाहो तो पूरा लिख के दिखा दो, तो बेहतर है लिख दो। ठीक है, डिक्लेयर हाईएस्ट कॉलन इंटीजर। ठीक है, देन हमारे पास आता है डिक्लेयर काउंट कॉलन इंटीजर, डिक्लेयर टोटल कॉलन इंटीजर। तो काउंटिंग के लिए सही है, वेरिएबल बिल्कुल सही टाइप में है, टोटल के लिए भी इंटीजर टाइप का ही होगा। अब हाईएस्ट को इन्होंने असाइन कर दिया 1500 से। अब ये बात याद रखना कि अगर तो ये लोएस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहता तो लोएस्ट को सबसे हाई, सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ अ रेंज से असाइन किया जाता है और हाईएस्ट को सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ रेंज से असाइन किया जाता है। अब ये करने के लिए मतलब यहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइन 5 में एरर है। तो अब आपने हाईएस्ट को किससे इनिशियलाइज करना है, यू नीड टू इनिशियलाइज दिस हाईएस्ट विद व्हाट वी कैन से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास, राइट। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इस वजह से मैं 0 लिख रहा हूँ। वरना नॉर्मली क्या होगा, अगर हम एरे के केस में बात करें, अगर हमें रेंज नहीं पता, मतलब अगर 1000 नंबर्स वो इनपुट कर रहा है और वो 1000 नंबर्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, तो उस केस में एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट आप इनपुट करवाओ उसी को हाईएस्ट से इनिशियलाइज कर देना। तो अभी फिलहाल यही आंसर आएगा इसका, हाईएस्ट को आप 0 से असाइन कर दो। देन टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर 0, ये बिल्कुल सही है। जब आप टोटलिंग परफॉर्म करते हैं तो आउटसाइड ऑफ अ लूप इनिशियलाइज लाजमी करते हैं। फॉर काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 1000, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। इनपुट नंबर्स काउंट, तो एरे का नाम और वेरिएबल बिल्कुल सही है यहाँ पे। टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस काउंट, तो देखो यहाँ पर एरर है, हमने टोटलिंग किसके साथ करनी है, उस नंबर के साथ जो अभी एरे में इनपुट हुआ है, वो तो ये यहाँ इस वाले उसमें हुआ है नंबर ऑफ काउंट के अंदर। तो लाइन नंबर 9 में एरर है, ये हट के इस जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइन। सो लाइन नंबर 9 में एरर आता है और यहाँ पर हमारे पास आएगा टोटल, टी कैपिटल में है, तो टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस ये आ जाएगा नंबर्स काउंट। ठीक है, अब लाइन एरर 4 कहां पर है,
सो इफ नंबर्स ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन टोटल, अगेन यहाँ पर एरर मिल गया हमें। लाइन नंबर 10 में क्या होना चाहिए, इफ नंबर्स ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन, हमारे पास आना चाहिए हाईएस्ट, ठीक है। सो लाइन नंबर 10 में इशू है, इफ नंबर्स काउंट जो भी आपने इनपुट करवाया है यूजर से, अगर तो वो ग्रेटर है किससे, हाईएस्ट है, तो आप हाईएस्ट की वैल्यू को अपडेट करोगे। सो विद अ नंबर विच यू हैव जस्ट इनपुट, तो लाइन नंबर 12 बिल्कुल सही है। और उसके बाद एंड इफ नेक्स्ट काउंट सही है, आउटपुट द हाईएस्ट नंबर इज सही है, आउटपुट द टोटल इज ये भी सही है, आउटपुट द एवरेज इज, तो एवरेज डिवाइडेड बाय 1000, देखो यहां पर एवरेज डिवाइडेड बाय 1000 नहीं आएगा, यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय हमारे पास जितने नंबर से हमने टोटल कैलकुलेट किया विच इज 1000, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरेज यहां पर आना चाहिए टोटल, ठीक है। सो लाइन नंबर 17 में इशू है, मतलब एरर है लाइन 17 में, और मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस यहाँ पर इस जगह पर क्यों लिख देना, बस टोटल डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और बाकी एज इट इज बिल्कुल सेम आएगा, ये वहां नीचे लिख देना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज बी पार्ट। कहता है राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू आउटपुट द एवरेज ऑफ द नंबर्स राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब अब आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास एवरेज आंसर आ रहा है, एक मिनट में यहाँ देख लूँ एवरेज स्ट्रिंग, ऑल्दो उन्होंने एवरेज नाम का वेरिएबल, बाकी सही है, जो भी आंसर एवरेज आ रहा है उसको हमने 2 डेसिमल प्लेस पे आउटपुट करना है। तो उसके लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट वाली लाइन है विच इज आउटपुट द एवरेज इज कॉमा दिया, और अब जो हम टोटल डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं ना, उसको हम राउंड को दे दें, तो ROUND राउंड लिखा, टोटल डिवाइडेड बाय 1000 लिखा, अब जाहिर है आंसर पॉइंट्स में आ सकता है, रियल में आ सकता है, कॉमा डाल के आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, दैट्स इट। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। कहता है एक्सप्लेन हाउ you could change the corrected algorithm so that it also finds the smallest number that was input and output the value at the end. Any code used must be fully explained. अच्छा, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में you are not supposed to write a pseudo code, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने करना ये है कि जिस तरीके से आपने यहाँ हाईएस्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक मिनट इसको स्मॉल में लिख रहा हूँ ना, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, बुलेट पॉइंट से बना रहा हूँ, ठीक है। सो डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर अ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया टू स्टोर अ स्मॉलेस्ट नंबर, इनिशियलाइज इट विद, अब किस नंबर से आप इनिशियलाइज करोगे इसको, ठीक है। तो इसको आपने इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज इट विद अ हाईएस्ट नंबर से भी आप कर सकते हो। अब ये हाईएस्ट नंबर वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर 0 से लेके हम जा रहे हैं और हमारी रेंज है फॉर एग्जांपल 2000 की, तो इसको आप या तो 2000 से इनिशियलाइज करो या 2001 से इनिशियलाइज करो। एरे के केस में आप ये भी कर सकते हो, इनिशियलाइज इट विद
द फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, बट चूंकि यहाँ पे एरे ऑलरेडी इनिशियलाइज हुई भी नहीं तो मैं सेफ खेल रहा हूँ, इसी को ये रख रहा हूँ, ठीक है। जब आपने ये कर दिया, करने के बाद जिस तरीके से आपने इनसाइड अ फॉर लूप जब नंबर इनपुट किया और आपने लाइन नंबर 10 पे किया ना, इफ नंबर ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया था हाईएस्ट से। बिल्कुल इसी तरीके से लाइन नंबर क्या नाम है, इनसाइड अ फॉर लूप there would be a condition, ठीक है, there would be another selection statement that would compare the number with the smallest variable, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को लिख दो, inside a for loop create a selection statement, create a selection statement to check या to compare input with the current smallest number, ठीक है। और जब ये कंपेयर हो जाए तो इफ द कंपैरिजन या इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू तो अपडेट द स्मॉलेस्ट नंबर with a input number, ठीक है। और लास्ट में डिस्प्ले या आउटपुट स्मॉलेस्ट वेरिएबल वैल्यू, डिस्प्ले स्मॉलेस्ट वेरिएबल वैल्यू आउटसाइड अ लूप, ये लिखना लाजमी, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ मैंने 5 पॉइंट लिख दिए, कोई से भी 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये लिखना पूरा ही है, ठीक है। आप भले यहाँ 4 पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं, आप पूरा लिखना। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, क्वेश्चन रह गए हैं इसके 7, 8, 9, ठीक है। ट्रेस टेबल से पहले मैं ये फ्लो चार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी छोड़ो, ट्रेस टेबल ही करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये कहता है दिस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम स्टार्ट, आउटपुट, कंटिन्यू, इनपुट, आंसर, and we just need to complete the trace table for the input data। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट देना, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बराबर में लिया हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये है स्टार्ट किया, आउटपुट, कंटिन्यू। तो मतलब आउटपुट वाला जो हमारे पास कॉलम है, मतलब ट्रेस टेबल सिंपली ड्राई रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू लिख देना। अब याद रखना कि कंटिन्यू में डबल कोटेशन आ रहा है, वो सिंटेक्स का पार्ट होता है, अक्सर स्टूडेंट कंटिन्यू लिख देते हैं। अच्छा, कंटिन्यू के साथ क्वेश्चन मार्क भी है। अब किया इनपुट आंसर, अब ये y लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y लिख दिया,
अब मैं y को यहाँ फर्स्ट लाइन पे लिखूं, सेकंड लाइन पे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये पूछता है कि इज आंसर इक्वल्स टू y, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है क्योंकि y के बराबर होता है, कैपिटल Y है, आज की देखना। तो अब यस हुआ तो कहता है इनपुट वैल्यू 1, तो अब क्या लिखूंगा मैं 7 लिख दूंगा। 7 लिखने के बाद कहता है इनपुट ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या आ रहा है, ये भी इनपुट हो गया। अब ऑपरेटर आ रहा है एस, ये भी हो गया। इनपुट वैल्यू 2, तो वो क्या आ गई 9, ठीक है। ये करने के बाद चेक कर रहा है इज ऑपरेटर इक्वल्स टू ए, क्या ऑपरेटर ए के बराबर है, कंडीशन हो गई फॉल्स तो नो पे आया। इज ऑपरेटर इक्वल्स टू एस, कंडीशन हो गई ट्रू, तो आउटपुट वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, तो मैं यहाँ पर हूँ तो वैल्यू 1 हमारे पास है 7, तो 7 में से माइनस किया 9, तो हमने हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस का 2 आंसर, और वो हमने डिस्प्ले कर दिया। ये करने के बाद एरो ऊपर लेके जा रहा है और दोबारा से हमने क्या आउटपुट कंटिन्यू, तो हमने यहाँ पर अगेन कंटिन्यू को जो है ना कंटिन्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब कहता है इनपुट आंसर, तो अब दूसरा कंटिन्यू मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉलम वाइज मार्किंग होती है। तो इनपुट आंसर तो 9 तक हो चुका था और 1 2 3, ठीक है, ये हो चुका है ऑलरेडी। अब आ गए y की तरफ, इज आंसर इक्वल्स टू y, तो कंडीशन यस, इनपुट वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में हमारे पास आ गया 5, इनपुट ऑपरेटर तो ये आ गया m, एंड देन वी हैव इनपुट वैल्यू 2 विच इज 12, तो ये सारा भी इनपुट करवा दिया है। और उसके बाद इज ऑपरेटर इक्वल्स टू ए, क्या ऑपरेटर ए के बराबर है, नो, क्या ऑपरेटर एस के बराबर है, कंडीशन हो गई यस, तो आउटपुट कर दिया वैल्यू 1 विच इज 5 माइनस 12, द आंसर वुड बी नहीं सॉरी, इज ऑपरेटर ए के बराबर है, इज ऑपरेटर एस के बराबर है, नो, इज ऑपरेटर एम के बराबर है, तो कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई, तो वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू 2 के साथ, तो 5 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 24 36 48 60, तो आंसर जो है वो 60 डिस्प्ले हो जाएगा। एक मिनट देना, तो अब हमने क्या किया था, वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई किया वैल्यू 2 के साथ और ऊपर दोबारा गया और फिर लिख दिया उसने मैसेज काउंट कर दिया कंटिन्यू का। इनपुट किया आंसर y, इज आंसर इक्वल टू y, यस, इनपुट किया वैल्यू 1 तो 25, ऑपरेटर में आ गया d और इनपुट वैल्यू 2 में आ गया 5, तो अब ये भी सारा कुछ हो गया है। अब हमारे पास d के बराबर है तो a b a s और m, इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपली आउटपुट कर देंगे वैल्यू 1 विच इज 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, और फिर हम दोबारा जाएंगे ऊपर और फिर से हमारे पास कंटिन्यू का मैसेज आएगा और इनपुट कराएंगे आंसर को, तो यहाँ पर n है, अब वो चेक करेगा कि क्या आंसर बराबर है y के, तो n बराबर नहीं है तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये पूरा ट्रेस टेबल हमने सॉल्व कर लिया 5 मार्क्स का। अब ये कहता है स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम ऑन पेज 6, मतलब जो हमारे पास ये तो पेज 7 है, पेज 6 के ऊपर, अच्छा ये पेज 6 के ऊपर, ये अच्छा ये रहा, पेज 6 के ऊपर एल्गोरिथम है, उसका मकसद क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखो एडिशन परफॉर्म हो रहा है, अगर हम एस सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, एम सिलेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे तो डिवीजन, तो सिंपली क्या है ये, इट इज अ कैलकुलेटर, इट इज अ कैलकुलेटर, सिंपल सा पर्पस है इसका। सो देयर आर problems with the given algorithm. If the lowercase letter y is entered for the answer, the algorithm stops, and if a lowercase letter is entered for operator, the algorithm gives an incorrect output. Explain how
you would change the algorithm to prevent the problem described. अब करना सिंपल सा ये है कि हमारे पास हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर यू केस एज वेल एज एल केस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ही मैं बता रहा हूँ, इस जगह पर मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पर ही अपने क्या किया, इनपुट किया आंसर को। अब लेट सपोज जैसे ही हमने आंसर को इनपुट किया इस वाले सिलेक्शन बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं यूँ लिख देता कि इस आंसर जो भी होता, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया हुआ है लोअर केस में लेट सपोज या अपर केस में, तो मैं सिंपली करूंगा यू केस का बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा और इसके इनसाइड में आंसर को रख दूंगा। इज यू केस ऑफ आंसर इज इक्वल टू कैपिटल वाई, इफ इट इज यस तो फिर हमारा काम हो जाएगा, इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डिसीजन बॉक्स है, इस डिसीजन बॉक्स के इनसाइड आपने यू केस का बिल्ट इन फंक्शन यूज करवाना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, the algorithm problem with the given lower case of y is entered in the answer, ये तो हो गया। the operator stops if the lower case letter is entered for the operator. similarly जब हमारे पास ऑपरेटर हमने इनपुट किया था ना यहाँ पर इस जगह पर इनपुट ऑपरेटर, तो हम क्या कर सकते हैं कि आफ्टर इनपुटिंग ऑफ द ऑपरेटर इस जगह पर एक डिसीजन बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दें और इसमें हम बल्कि डिसीजन बॉक्स नहीं, एक रेक्टेंगल बल्कि इंक्लूड करवा दो उसमें, मतलब एक प्रोसेस सिंबल इंक्लूड करा दो आफ्टर इनपुटिंग। और उसका काम क्या हो कि जो आपने ऑपरेटर इनपुट किया है उसको अपर केस में कर देना। तो अगेन यू केस लिखा और इसके इनसाइड मैंने क्या लिख दिया, ऑपरेटर, ठीक है। तो यू केस ऑपरेटर साइमन ऑपरेटर यू केस इनसाइड ऑपरेटर होगा, तो ऑपरेटर जो भी हमारे पास होगा, अगर मैंने लोअर केस में किया होगा तो अपर केस में कन्वर्ट होकर ऑपरेटर में ही स्टोर हो जाएगा, और अगर अपर केस में है तो वो अपर केस में ही रहेगा, तो जिससे एरर्स नहीं आएंगे। मतलब अगर मैंने ए स्मॉल लेटर में लोअर केस में इनपुट किया है तो और केस में होने के बाद आराम से कंपेयर हो जाएगा। तो आपने दो काम करने हैं, एक तो डिसीजन बॉक्स के यहाँ पे डिसीजन बॉक्स है क्योंकि आंसर एक ही बार था तो मैंने यहीं अप्लाई करवा दिया, बट ऑपरेटर 3 बार हो रहा है तो 3 बार या तो लिखो या फिर एक बार प्रोसेस सिंबल बना के और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सी का पार्ट 2 है, which says identify one more error related to input when the algorithm is run। तो यहाँ पे एक एरर ये आ सकता है कि क्योंकि कैलकुलेटर है, तो अगर मैं एक ऐसा नंबर इनपुट करूं फॉर एग्जांपल मतलब मैं कोई इनकरेक्ट ऑपरेटर इनपुट कर दूं, इंस्टेड ऑफ ए एस एम मैं इनपुट कर दूं पी। अब ये पी जो है ना ये इनवैलिड ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के बराबर ए के, क्या पी ए के बराबर है, नहीं, क्या पी एस के बराबर है, नहीं, क्या पी एम के बराबर है, नहीं। तो ये तीनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद लास्ट में जो नो है ना वो बगैर किसी सिलेक्शन के डिवीजन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मगर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूं तो मैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एस, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एस की मैंने पी प्रेस कर दी, मतलब बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर आ गया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर मैं वैल्यू 2 जो है फॉर एग्जांपल डिवीजन के केस में अगर मैं इसमें 0 इनपुट करवा दूं तो एरर अकर हो सकता है, मतलब प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू 2, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस कोड की और टेस्टिंग के लिए हर पॉसिबल चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डिवाइडेड बाय 0 किया तो इशू आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है डेटाबेसेस का। डेटाबेसेस के क्वेश्चन में हमारे पास ये है, डेटाबेस टेबल मेजर सिटी स्टोर सम डिटेल्स अबाउट अ नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कहता है स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स
and the records in this database table. तो number of fields के लिए just number of columns count कर लो, 1 2 3 4 5 6. So we have 6 fields and number of records के लिए number of rows count करना starting from here. ऊपर से count मत करना शुरू करना please. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. So there are 23 records over here. फिर कहता है आइडेंटिफाई द फील्ड इन द डेटाबेस टेबल दैट इज मोस्ट सुटेबल टू बी द प्राइमरी की एंड गिव वन रीजन फॉर योर चॉइस. तो अब यहाँ पे प्राइमरी की के लिए जो मोस्ट सुटेबल जो फील्ड क्वालिफाई कर रही होगी वो कर रही होगी जो सबसे ज़्यादा यूनिक होगी. तो यहाँ पे जो कोड है ये ही जो है वो आपके पास प्राइमरी की बनती है और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दिस फील्ड इज हैविंग द यूनिक वैल्यू. ठीक है, एंड इट इज यूनिकली what we can say, this field has unique values या data which is uniquely identifies and it is uniquely identifies each record. C part है give the output from the SQL statement, select city, country, population from major city. तो मतलब select के अंदर जो जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो हमें डिस्प्ले करानी होती है. select city डिस्प्ले कराना, country कॉलम, major city is the name of a table, where continent equals to South America. तो अब यहाँ पे जो continent है वो साउथ अमेरिका है. तो यहाँ पे जस्ट हम देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका कौन कहाँ पे आ रहा है. इस जगह पे आ रहा है, एक मिनट में ब्लू से इसको पढ़ लूँ. साउथ अमेरिका इस जगह पे आ रहा है 1 2 एंड देन 3. तो 3 जगहों पे हमारे पास जो है वो साउथ अमेरिका आ रहा है और इसमें कह रहा है कि ऑर्डर बाय पॉपुलेशन करना है. अब देखो यहाँ पॉपुलेशन के आगे कुछ भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होती है. ठीक है, ASC लिख सकता है बट उसने लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन. तो इन तीनों में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है 19, ये वाली सबसे ज्यादा. तो पहले ये डिस्प्ले होगी, फिर ये 15 वाला डिस्प्ले होगा और फिर उसके बाद हमारे पास ये 11 वाला. तो एक मिनट, यूनिट 10 100,000 यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़. ठीक है, बल्कि सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है ना. तो ये कितना है, यूनिट 10 100,000 10 लाख 10. अच्छा सही है. सबसे पहले ये, फिर ये दूसरे नंबर पे एंड देन तीसरे नंबर पे ये. ठीक है, और डिस्प्ले क्या करना है, सिटी, कंट्री, पॉपुलेशन. तो अब यहाँ पर हमारे पास सिटी आ जाती है, सबसे पहली वाली सिटी आ गई हमारे पास वेलेंसिया. सिटी करनी है, कंट्री करना है और पॉपुलेशन करनी है. तो सिटी में हमारे पास वेलेंसिया आ गई और हमारे पास, एक मिनट लेना जस्ट. तो यहाँ पे वेलेंसिया आ गई. वेलेंसिया के बाद हमारे पास जो कंट्री है वो आ गया हमारे पास वेनेजुला और जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास आ रही है 1983,445. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है. इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा लीमा सिटी एंड देन यहाँ पर जो इसकी जो कंट्री है वो आ गई पेरू एंड देन पॉपुलेशन 112,206,000 और लास्ट में हमारे पास अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है, ब्यूनस एरीज जो भी है. उसके बाद कंट्री में आ गया हमारे पास अर्जेंटीना 15,490,415. ठीक है,
ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले कर देना इस जगह पर। फिर हमारे पास लास्ट है कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट only the code, city, country and continent of all the cities in the database table that are capital cities। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई कैपिटल नाम का एक होगा और उसको लिखा हुआ है ट्रू। तो सिंपली हमने क्या लिखना है, सिलेक्ट कोड हमें डिस्प्ले करना है, कोड, सिटी, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। तो कोड लिखने का तरीका यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट, मैं ये लिख रहा हूँ सिलेक्ट कोड कॉमा सिटी कंट्री, सिटी कॉमा कंट्री एंड कॉन्टिनेंट कॉमा कॉन्टिनेंट फ्रॉम नेम ऑफ अ टेबल इज मेजर सिटी। ठीक है, इसके अलावा that are capital cities, तो यहाँ पे where capital equals to true और all the SQL query must be terminated with a semicolon। अब हमारे पास जस्ट एक फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन बचा है। टाइम क्या हो रहा है 8:22 और उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। अब कंसीडर द लॉजिक एक्सप्रेशन हमारे पास है z इक्वल्स टू ए नैंड बी एक्सक्लूसिव और नॉट, ब्रैकेट में अगेन नॉट बी नैंड विद सी, ड्रॉ लॉजिक सर्किट, डू नॉट सिंप्लीफाई द लॉजिक स्टेटमेंट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सिंपली जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उन पे नंबरिंग दे दो। तो ये ब्रैकेट 1 की ओपनिंग है, ये ब्रैकेट 1 की क्लोजिंग है, ये ब्रैकेट 2 की ओपनिंग, ये ब्रैकेट 3 की ओपनिंग, ये ब्रैकेट 3 की क्लोजिंग और ये ब्रैकेट 2 की क्लोजिंग। तो मतलब ब्रैकेट 1 की प्रेफरेंस और ब्रैकेट 2 की प्रेफरेंस सेम है और ब्रैकेट 2 के इनसाइड ब्रैकेट 3 की प्रेफरेंस ब्रैकेट 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए नैंड विद बी से। तो यहाँ पे ए और बी को आपस में नैंड करना है, तो नैंड के लिए सिंपली एंड गेट बनाते हैं हम और आगे बबल बना देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो होगा लास्ट में एक्सक्लूसिव और होगा, तो एक्सक्लूसिव और के लिए हम ये और गेट बना के बैक पे से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ब्रैकेट 3 पहले सॉल्व करूंगा, नॉट बी नैंड विद सी। तो नॉट बी का मतलब मैं यहां से एक नॉट गेट ड्रॉ करूंगा, बी से इनपुट लूंगा। एक मिनट थोड़ा सा नीट बना दूं। एंड देन इसको नैंड करूंगा किसके साथ, सी के साथ। और इन दोनों का जो आंसर है, क्योंकि ब्रैकेट 3 ये है कंप्लीट, अब ये ब्रैकेट 3 इन दोनों का आंसर को आपस में क्या करना है, नॉट करना है और किसके साथ किसको इनपुट देना है, एक्सक्लूसिव और को। और ये एक्सक्लूसिव और को जो आउटपुट है वो सिंपली z के पास चला जाएगा। सो दैट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस लॉजिक सर्किट। कहता है कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फ्रॉम द गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन। अब जो लॉजिक एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है उसका सर्किट ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो इक्वेशन है तो वह है ए नैंड विद बी, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते ए z इक्वल्स टू ए नैंड हो रहा है बी के साथ एक्सक्लूसिव और ब्रैकेट बनाया, नॉट लिखा, नॉट बी नैंड विद सी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए को नैंड कर रहा हूं बी के साथ। ए नैंड हो रहा है बी के साथ, तो ए नैंड बी सिंपली हम इसको अभी फोकस कर रहे हैं। तो ए नैंड बी का मतलब इनवर्स ऑफ ए एंड बी कर लो। तो एंड में आंसर हमारे पास 1 कहां पर आएगा, जहां पे दोनों इनपुट सेम होंगे, ओवर हेयर एंड हेयर। तो अब यहां पर आंसर 0 आएगा सिर्फ,
और बाकी सब जगह पे जहां पे नैंड में आंसर 0 आ रहा था, तो एंड में आंसर 0 आता है, नैंड में सब जगह पर आंसर 1 आ जाएगा। इसके अलावा नॉट बी एंड विथ सी करना है, तो सिंपली मैं पहले नॉट बी निकाल रहा हूँ वर्किंग स्पेस में। तो अब मैं फोकस कर रहा हूँ बी के ऊपर खाली। तो बी में 2 zeros 2 1, तो यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0, ये नॉट बी आ गया। इस नॉट बी को मैं नैंड कर रहा हूं सी के साथ, मतलब इस नॉट बी को सी के साथ मैं नैंड परफॉर्म कर रहा हूं। तो अगेन यहाँ पर भी मैं देखूंगा कि अगर मैं एंड करूंगा तो यहाँ पे दोनों में जगह पे 1 कहाँ होने, 1 कहाँ होने हैं, तो जस्ट 1 को फोकस करो, यहाँ पे 0 लिख दो, और इधर भी 0, दैट्स इट। और बाकी सब जगहों पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट बी नैंड विथ सी हो गया, और इस पूरे का जो आंसर है वो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का जो आंसर बना नॉट होने के बाद, लेट सपोज मैं उसको नाम दे रहा हूँ पी का, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ये आंसर आ गया। लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो पी है, मतलब ये पूरा, इस पूरे को मैं एक्सक्लूसिव और कर रहा हूँ ए नैंड बी के साथ। एक्सक्लूसिव और सी में जो हमारे पास दोनों इनपुट्स हैं अपोजिट होंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर आंसर 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, इस जगह पर आंसर जहाँ अपोजिट है, तो यहाँ पर 1 आएगा आंसर, इधर भी 1 आएगा, और इधर भी 1 आ जाएगा। इसके अलावा दैट्स इट, जहाँ पर इनपुट सेम है वहां पर आंसर 0। तो दैट करना ये है कि पेपर में जस्ट 2 फिंगर्स को लेना, और वो जो हमारे पास कॉलम्स बने जिनके थ्रू आप कर रहे हैं, अगर एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं तो देखो दोनों इनपुट्स में अगर आंसर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट 1 लिख देना, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। दैट्स इट। जो इसकी वीडियो है ये भी अपलोड हो चुकी है, इसको भी गो थ्रू कर लेना। कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।